सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रविदत्त, कंसेप्ट्स विद रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रीपोजिशन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीखेंगे जो कि हमें डिफरेंट लॉजिक्स, कंसेप्ट्स एंड रूल्स को बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे ही क्वेश्चंस आपको वहाँ पे हेल्पफुल होंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है, उसमें जो भी रूल, जो भी लॉजिक आपको सिखाया जाए उसे अच्छी तरह से सीखना है। फिर वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि तकरीबन सभी एग्जाम्स में आ चुका है एंड इसका आंसर मुझे आप देंगे। एंड इन एडिशन टू दिस प्रैक्टिस सेट, अगर आप प्रिपरेशन को और भी डिटेल से सीखना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रिपरेशन सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रिपरेशन प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है जिसको आप चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं अपने स्टडी की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ही वॉज बोर्न ब्लैंक अ वेल्दी फैमिली, यानी उसका जन्म एक धनवान परिवार में हुआ। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इन टू, ही वॉज बोर्न इन टू अ वेल्दी फैमिली। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि इन आ सकता है, लेकिन इन का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, इन टू होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा ही, ठीक है। वॉज बोर्न क्या है? एक वर्ब फ्रेज है जिसमें वॉज है हमारा हेल्पिंग वर्ब और बॉर्न है हमारा मेन वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पे ये। देन अ वेल्दी फैमिली में वेल्दी फैमिली क्या है? एक एडजेक्टिव प्लस नाउन फ्रेज है। इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ पे बॉन्ड। इसके ऊपर एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बॉन्ड। अब इसके साथ कई सारी प्रिपोजिशन यूज़ होती हैं, जैसे कि देखो ये है बॉन्ड, इसके पीछे इनटू यूज़ होता है, फिर टू का यूज़ होता है, फिर इन का भी यूज़ होता है और एक ऑन का भी यूज़ होता है। अब इन चारों का ही यूज़ आपको सीखना ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले हम बॉन्ड इनटू को समझते हैं। तो जब भी आपको ये बताना हो कि कोई किस तरह के परिवार से आता है, यानी किसी का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सपोज कोई पॉलिटिकल फैमिली से आता है, कोई फार्मर फैमिली से आता है, कोई सोल्जर फैमिली से आता है, कोई वेल्दी फैमिली से आता है, कोई पुअर फैमिली से आता है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड बताना है, किस तरह के परिवार में उसका जन्म हुआ है, तब हमेशा बॉर्न इनटू का यूज़ होता है। फिर टू का यूज़ देखते हैं। जब भी हमें किसी के पेरेंट्स का नाम क्वेश्चन के एंड में दिया हुआ है, सपोज कहा गया कि रोहन वॉज बॉर्न टू रेखा एंड सुरेश, तो किसी के पेरेंट्स का नाम जब दिया है साथ में कि इनके ही घर पे, इनके ही यहाँ इसका जन्म हुआ, तब बॉर्न टू का यूज़ करते हैं। फिर है बॉर्न इन। बॉर्न इन का यूज़ होता है प्लेस ऑफ बर्थ बताने के लिए, जैसे कि ही वॉज बॉर्न इन मुंबई एटसेट्रा। और बॉर्न ऑन का यूज़ होता है डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए किसी का, सपोज ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1999, ऐसे कुछ भी। तो इन चारों ही तरह की प्रिपोजिशंस को आपको बाय हार्ट याद करना है कि किस केस में क्या यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही टुक रिवेंज ब्लैंक हिज एनिमीज, यानी उसने अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लिया, बदला लिया। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी ऑन, ही टुक रिवेंज ऑन हिज एनिमीज। ऐसा क्यों हुआ वो सीखते हैं। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ही क्या है यहाँ पे? ही हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन होता है जो कि इस जगह एक सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। फिर टुक क्या है? टुक है मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि बता रही है कि सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। और रिवेंज क्या है यहाँ पे? रिवेंज इस जगह पे एक नाउन है। तो हमारा एक बहुत ज़रूरी रूल है, वो ये कहता है कि रिवेंज जब भी एज अ नाउन यूज़ हुआ हो, तो हमेशा उसके साथ फिक्स प्रिपोजिशन ऑन का यूज़ करना है। बट जब भी रिवेंज शब्द एज अ वर्ब यूज़ हो रहा हो, तो उसके पीछे यू डू नॉट हैव टू यूज़ एनी प्रिपोजिशन। अब रिवेंज नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो आपने सवाल में देख लिया है, वर्ब की तरह कैसे होता है ये भी मैं समझा देता हूँ। नाउ लेट्स रीड दिस एग्जाम्पल, ही रिवेंज्ड हिज ब्रदर्स डेथ। यहाँ पे रिवेंज्ड क्या है? ये है हमारा वर्ब। आप देखिए इसके पीछे कोई भी प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ, हमने डायरेक्ट ही पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज़ कर लिया एंड देन सेंटेंस कैरी ऑन होता गया। तो ये फ़र्क होता है इस केस में। तो एक ज़रूरी नियम आप ध्यान रखें कि कभी भी रिवेंज के पीछे फ्रॉम का यूज़ ना करें गलती से भी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टीचर इज स्ट्रिक्ट ब्लैंक डिसिप्लिन, यानी अनुशासन के प्रति शिक्षक स्ट्रिक्ट है, सख्त है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अबाउट, द टीचर इज स्ट्रिक्ट अबाउट डिसिप्लिन। अब इसके पीछे के रूल को समझते हैं। देखो डेफिनेट आर्टिकल द, उसके पीछे नाउन टीचर, ये दिखा रहा है कि कोई स्पेसिफिक टीचर है, ठीक है। द टीचर इज क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब हो गया। स्ट्रिक्ट क्या है?
स्ट्रिक्ट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो कि एक विशेषता बता रहा है किसकी, इस टीचर की, कि ये सख्त मिजाजी है। ठीक है, तो दुनिया के किसी भी एडजेक्टिव को आप दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। पहला होता है एट्रीब्यूटिव और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। पहले समझते हैं कि एट्रीब्यूटिव क्या है। देखो, जब भी किसी नाउन के जस्ट बगल में हम सटा के किसी एडजेक्टिव को लेके आए, सपोज मैं कहूँ स्ट्रिक्ट टीचर, बोरिंग टीचर, इंटरेस्टिंग टीचर, हैप्पी टीचर, सैड टीचर, कुछ भी कहूँ, तो इसमें आप देखोगे कि नाउन के जस्ट बगल में ही तो हम एडजेक्टिव रख रहे हैं, तो ऐसे केस में उसे एट्रीब्यूटिव यूज़ कहा जाता है। बट इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इन दोनों में। द टीचर इज स्ट्रिक्ट, दूर दूर हो गए, तो इन दिस केस यहाँ पे एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव तरीके से इस्तेमाल हुआ है। समझ पाए? अब हम आते हैं स्ट्रिक्ट के ऊपर। जब भी स्ट्रिक्ट शब्द प्रेडिकेटिव तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन अबाउट आफ्टर इट। बट अगर ये एट्रीब्यूटिव तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तब इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगी, या तो वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब आता है। ये रूल है। इस नियम पे बेस्ड सवाल लास्ट ईयर्स में टीजीटी पीजीटी जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं, देन एसएससी, रेलवे, इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है द कार कोलाइडेड ब्लैंक ट्री, यानी ये कार पेड़ से टकरा गई। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीपोजिशन विद का यूज होगा इस जगह पे, द कार कोलाइडेड विद अ ट्री। ऐसा इसीलिए होता है कि कोलाइड शब्द जो है COLLIDE, कोलाइड, ये शब्द किसी भी फॉर्म में आया हो, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या इन एनी फॉर्म, तो इसके पीछे हमेशा ही प्रीपोजिशन विद का यूज़ करना होता है, ना कि अगेंस्ट का। इसी तरह एक वर्ड होता है क्रैश, CRASH, इसका मतलब भी कोलाइड ही होता है, भिड़ंत होना। क्रैश के पीछे हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ करना होता है। इन दोनों से ही काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो जब भी कोलाइड दिखे उसके पीछे विद का यूज़ करें, और क्रैश दिखे तो उसके पीछे इनटू का यूज़ करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द हाउस वॉज बिल्ट ब्लैंक द हिल, नॉट ऑन इट। दिस क्वेश्चन इज हाईली लॉजिकल एंड वेरी स्पेशल। इसको करने से पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ। ये तीनों ही रूल्स इस हिल वर्ड के लिए हैं। इससे काफ़ी सवाल आते हैं एग्जाम्स में। तो देखो, कोई भी घर या कोई भी चीज़ किसी हिल पर होती है तो अब हम ऑन का यूज़ करते हैं। अब या तो वो यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, तब हम कहेंगे ऑन द हिल। फिर वो टॉप पर हो सकती है, पीक पे, तब हम कहेंगे ऑन द पीक ऑफ द हिल। फिर उसके बाद कोई चीज़ या घर जो भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो इस जगह पे हो सकती है जहाँ से पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट होती है, इस जगह पे, तो इस जगह के लिए कहा जाता है ऑन द फुट ऑफ द हिल, ऑन द फुट ऑफ द हिल। फिर उसके बाद कोई चीज़ इस तरफ नीचे भी हो सकती है तो इसे कहा जाता है बिलो द हिल। अब अगर हम इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, नॉट ऑन इट, तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इस हिल पर तो वो घर है ही नहीं कहीं पर भी। तो अबव, ओवर ये तो होंगे ही नहीं, बिसाइड्स मतलब अलावा यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा। दिस क्लियरली मीन्स ऑप्शन डी, बिलो इज आवर आंसर, नीचे यहीं पर कहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द लॉयर आर्ग्यूड ब्लैंक द क्लाइंट्स इनोसेंस, यानी अपने क्लाइंट की बेकसूरी बताने के लिए लॉयर ने आर्ग्यू करा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर द लॉयर आर्ग्यूड फॉर द क्लाइंट्स इनोसेंस। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आर्ग्यू शब्द के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनके बाद कुछ प्रीपोजिशंस लगती हैं अलग अलग केसेस में। देखो, अगर किसी के फेवर में आर्ग्यू करा जाए तो प्रीपोजिशन फॉर यूज़ होती है, किसी के विरोध में आर्ग्यू करा जाए तो अगेंस्ट का यूज़ होता है, किसी से बहस करी जाए तो विद का यूज़ होता है, और किसी विषय पर आर्ग्यूमेंट करा जाए, आर्ग्यू करा जाए तो अबाउट का यूज़ होता है। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो लॉयर का क्लाइंट है, मतलब क्लाइंट के तो फेवर में ही आर्ग्यू करेगा ये, दैट्स व्हाई वी यूज्ड फॉर हियर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, शी टुक केयर ब्लैंक हर यंगर ब्रदर। द करेक्ट आंसर इज ऑफ, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, ये एक फिक्स्ड फ्रेज होता है, तो जब भी टेक केयर बोले इसके पीछे हमेशा ऑफ लगाया जाता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट ईयर काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ चुका है। देखते हैं, द प्रोफेसर इज एन अथॉरिटी ब्लैंक एंशियंट हिस्ट्री, यानी प्रोफेसर को एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में एक्सपर्टीज़ है, वो एक्सपर्ट है, ऐसा कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन, द प्रोफेसर इज एन अथॉरिटी ऑन एंशियंट हिस्ट्री। जब भी हमें बताना है कि कोई किसी चीज़ में, किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो हम फिक्स्ड फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, अथॉरिटी ऑन। जैसे
किसी को इकोनॉमिक्स में अथॉरिटी हो सकती है, अच्छी एक्सपर्टीज़ हो सकती है, किसी को इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छी एक्सपर्टीज़ हो सकती है, एंड एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 9th, द प्लेन फ्लू ब्लैंक द क्लाउड्स। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थ्रू। द प्लेन फ्लू थ्रू द क्लाउड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली एक रूल कहा जाता है कि जब भी क्लाउड्स, फिर आंधी तूफान यानी कि स्टॉर्म, या फिर कोहरा यानी कि फॉग, इन तीनों का जिक्र हो और इनसे गुजर के जाने की बात हो तो हमेशा ही थ्रू का यूज़ करा जाता है। फिर हमने यहाँ पे बिटवीन का सिलेक्शन क्यों नहीं किया? तो बिटवीन हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए यूज़ होता है, दो चीज़ों के बीच में। तो अगर यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होता द प्लेन फ्लू ब्लैंक द टू क्लाउड्स, ऐसा होता है यहाँ पे, तभी हम बिटवीन का सिलेक्शन करते। अगला है क्वेश्चन नंबर 10th, द टीचर डिवाइडेड द क्लास ब्लैंक 4 ग्रुप्स। यानी टीचर ने क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। So the answer is option number A, in 2. The teacher divided the class into 4 groups. रूल ये कहता है कि किसी भी कंप्लीट चीज़ को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड के पीछे हमेशा ही प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, देयर वॉज नो एक्सक्यूज ब्लैंक हिज बिहेवियर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4. देयर वॉज नो एक्सक्यूज फॉर हिज बिहेवियर। इफ़ वी लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली, यहाँ पे एक्सक्यूज वर्ड दिया हुआ है और एक्सक्यूज़ यहाँ पे एक नाउन का रोल प्ले कर रहा है। कैसे पहचाना? इसके पहले नो है, नो क्या है? एक एडजेक्टिव है, नो एक्सक्यूज़। तो रूल ये कहता है कि जब भी एक्सक्यूज शब्द एक नाउन का रोल प्ले करे तो उसके पीछे हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। बट अगर एक्सक्यूज़ एक वर्ब है तो उसके पीछे प्रीपोजिशन नहीं आएगी, कोई प्रोनाउन या फिर कोई नाउन आएगा। जैसे एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं हम, एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन आया है। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th, ही लीन्ड ब्लैंक द वॉल एंड क्लोज्ड हिज आइज। यानी वो दीवार से सट कर खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अगेंस्ट। ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल एंड क्लोज्ड हिज आइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13th, दे वर मैरिड ब्लैंक अ ट्रेडिशनल हिंदू सेरेमनी। यानी उनका विवाह एक पारंपरिक हिंदू सेरेमनी के तहत हुआ। इस क्वेश्चन को पढ़ते समय आप में से काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि ऑप्शन डी सही हो सकता है, थ्रू आ जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऑप्शन ए, बाय सही हो सकता है, बट दोनों ही रॉन्ग हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन। दे वर मैरिड इन अ ट्रेडिशनल हिंदू सेरेमनी। इसके लिए आपको प्रीपोजिशन के कुछ रूल बताता हूँ जो कि मैरी के पीछे आते हैं। देखो, मैरी वर्ड जो है इसके पीछे इन का यूज़ होता है तब जब आपको बताना हो कि किसी रीति रिवाज के तहत या किसी पर्टिकुलर टाइप की मैरिज हुई है। जैसे पंजाबी मैरिज हो गई, या फिर पहाड़ी मैरिज हो गई, बंगाली मैरिज हो गई, अलग अलग प्रकार की या अलग अलग कल्चर की मैरिज से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, देन यू यूज़ इन। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिशन बताना है कहीं का तो। फिर टू का यूज़ होता है जब आपको बताना है कि ए की मैरिज बी से हुई है। ए मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, वही बी भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। देन विद का भी यूज़ होता है जब आपको इनकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि मैरिड हैं और बच्चे भी हैं तो दे आर मैरिड विथ 2 kids 1 kid एट्सेट्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14th, शी वॉज हेजिटेंट ब्लैंक स्पीकिंग इन पब्लिक। यानी वह सार्वजनिक रूप से बोलने में हिचकिचा रही थी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है हेजिटेंट। हेजिटेंट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी किस तरह से यूज़ हुआ है? प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ है। किसकी क्वालिटी बता रहा है? शी की। शी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपको दिखे हेजिटेंट वर्ड आया है एक एडजेक्टिव के रूप में, किसी की विशेषता बता रहा है, तो हमेशा ही इसके पीछे प्रीपोजिशन अबाउट का यूज़ करना होता है। शी वॉज हेजिटेंट अबाउट स्पीकिंग इन पब्लिक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15th, द बॉय रैन ब्लैंक द थीफ टू कैच हिम। मीन्स चोर को पकड़ने के लिए लड़का उसके पीछे भागा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर। द बॉय रैन आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रन आफ्टर एक फिक्स्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, रन के पीछे हमेशा प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज़ करते हैं अगर चेज करने का सेंस आ रहा है तो, यानी दौड़कर किसी का पीछा करना, तो रन आफ्टर इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16th, ही वेंट टू द मार्केट ब्लैंक फुट। यानी वह पैदल चलकर मार्केट गया, बाजार गया। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ही वेंट टू द मार्केट ऑन फुट। मैंने आपको एक वीडियो के जरिए ये सिखा रखा है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन किन किन डिफरेंट केसेस में यूज़ करी जाती है। उसी में मैंने आपको ये समझाया कि जब भी पैदल चलने का सेंस आए तो फुट के साथ ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन ऑन।
बाय फुट कभी भी मत कहना, हमेशा ऑन फुट कहा जाता है। ये वीडियो आपको प्रिपोजिशन नाम से प्लेलिस्ट होगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी में मिल जाएगी। बस 5 से 6 मिनट की वीडियो है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। शी डिवाइडेड द चॉकलेट्स इक्वली ब्लैंक हर 2 फ्रेंड्स, यानी उसने चॉकलेट्स को अपने 2 दोस्तों में बराबर बराबर बांटा। ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन। शी डिवाइडेड द चॉकलेट्स इक्वली बिटवीन हर 2 फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको एक रूल बताता हूँ बहुत ज़रूरी। एक वर्ड है बिटवीन और एक वर्ड होता है अमंग। बिटवीन का यूज़ आपको तब करना है जब सिर्फ 2 लोगों की बात हो, और अमंग का यूज़ करना है जब 3 या 3 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। आई प्रेफर कॉफ़ी ब्लैक टी इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह चाय के मुकाबले कॉफ़ी लेना प्रेफर करता हूँ। टेक्निकली देखा जाए तो देन यहाँ पे सही हो सकता है और ओवर भी सही हो सकता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों को सही करते हैं, बट नहीं, ये दोनों ही रॉन्ग हैं। प्रिपोजिशन के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रेफर वर्ड के पीछे हमेशा ही प्रिपोजिशन टू का यूज़ करा जाता है। कब? जब आपको बताना हो कि आप बी के मुकाबले ए को प्रेफर करते हो, जैसे टी के मुकाबले कॉफ़ी को प्रेफर करते हो। सो आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द जज प्रिसाइडेड ब्लैंक द हाई प्रोफाइल केस, यानी न्यायाधीश ने हाई प्रोफाइल मामले का, केस का अध्यक्षता करी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर। द जज प्रिसाइडेड ओवर द हाई प्रोफाइल केस। प्रिसाइड ओवर ये दिखाता है कि जिस इंसान की बात हो रही है वो किसी मीटिंग का हेड है, उसका इंचार्ज है, उसको लीड कर रहा है, उसके लिए प्रिसाइड ओवर बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ही इज ब्लाइंड ब्लैंक हिज ओन फॉल्ट्स, यानी अपनी खुद की गलतियों के प्रति वह अंधा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स। ये फ्रेज ब्लाइंड टू ये तब यूज़ करा जाता है जब हमें बताना है कि कोई इंसान किसी चीज़ के प्रति बिल्कुल ही इग्नोरेंट है, किसी चीज़ को जानबूझ के इग्नोर करता है। अब एक होता है ब्लाइंड टू, इसी तरह एक और आता है फ्रेज, उसे कहते हैं इंडिफरेंट टू। INDIFFERENT, इंडिफरेंट टू। ये दोनों का ही मतलब सेम होता है और दोनों के ही पीछे टू लगता है एज अ प्रिपोजिशन फिक्स। क्वेश्चन 21। ही सेट ब्लैंक हिज मदर ड्यूरिंग द सेरेमनी। You can see, just by reading the statement of this question, we cannot assume what the actual meaning it wants to convey. तो हम इन चारों ही ऑप्शंस को लॉजिकली यहाँ पे पुट करके देखेंगे एंड एलिमिनेशन यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए, ही सेट बिसाइड हिज मदर ड्यूरिंग द सेरेमनी। यस, बिसाइड मतलब होता है बगल में, तो ये यहाँ पे आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी, बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब होता है अलावा, तो अलावा का कोई सेंस नहीं दे रहा है यहाँ पे। ऑप्शन सी, एट। एट यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं हो सकता ये। फिर डी, डिस्पाइट। We can't use despite here. So option A, beside, is the only option that makes proper sense. Question number 22. The submarine is moving blank the surface of the water. The answer is option number A, underneath. The submarine is moving underneath the surface of the water. Preposition underneath जो है इसका मतलब होता है किसी चीज़ के जस्ट नीचे, डायरेक्ट नीचे किसी चीज़ के। तो अगर क्वेश्चन से इसका सेंस मिलाएं तो ये है पानी का सरफेस, इसके जस्ट नीचे ही सबमरीन है, ऐसा ही कहना चाह रहा है, तब हमने अंडरनीथ का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ब्लैंक हिज इंजरीज ही कंप्लीटेड द मैराथन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्पाइट। डिस्पाइट हिज इंजरीज ही कंप्लीटेड द मैराथन। डिस्पाइट जो प्रिपोजिशन है इसका मतलब होता है बावजूद, किसी चीज़ के बावजूद। अब ये इक्विवेलेंट होता है फिक्स प्रिपोजिशनल फ्रेज इन स्पाइट ऑफ के, इन दोनों का ही मतलब होता है बावजूद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ही वॉज ट्रेमलिंग ब्लैंक फियर, यानी वह डर के मारे कहाँ पर आता। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विथ। ही वॉज ट्रेमलिंग विद फियर। ट्रेमलिंग के पीछे फिक्स प्रिपोजिशन विद का यूज़ होता है हमेशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द लायन वॉज किल्ड ब्लैंक द हंटर ब्लैंक अ स्वॉर्ड। तो आंसर होगा इस जगह पे, इस ब्लैंक पे बाय आएगा, द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर, एंड यहाँ पे विद आएगा, विद अ स्वॉर्ड। अब ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एक रूल कहता है कि जब भी आपको किसी एक्शन के डूअर का रेफरेंस देना होता है तो हमेशा ही बाय उसके लिए यूज़ होता है, और जब भी आपको किसी इक्विपमेंट का रेफरेंस देना होता है, जैसे यहाँ पे स्वॉर्ड का रेफरेंस देना है, तो प्रिपोजिशन विद का यूज़ करा जाता है। तो शॉर्ट में याद रखिए कि इंसान के लिए
बाय का यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट के लिए विद का यूज़ होगा। ये है हमारे प्रैक्टिस सेट का फाइनल क्वेश्चन। ही हैज़ नो कंट्रोल ब्लैंक हिज इमोशंस। ये हैं 4 ऑप्शंस। आपको जो भी इसमें सूटेबल लगता हो, इसका आंसर आता हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर ना आता हो, पूछना चाहते हो तो बिना हेजिटेशन के पूछ लेना, क्योंकि चैनल आप ही स्टूडेंट्स को डिवोटेड है। साथ में कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में दे सकते हैं मुझे, आई विल रिप्लाई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।